नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कॉटन मिल वाली कंपनी। बेसिकली इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप मान सकते हैं। और इसमें क्या ऐसे पोटेंशियल हमें देखने को मिला जो हम इस पे स्टडी करने की कोशिश करें। उससे पहले एक नज़र हम इनकी पोटेंशियल के बारे में बात करें। पोटेंशियल ये कहती है इनको लेकर के, जब हमने रिसर्च के दौरान ये पाया कि एक ऐसी कंपनी हमें चाहिए जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक हो, शेयर होल्डर का लिस्ट भी ठीक ठाक हो, 10,000 था 10,000 से ज्यादा की लिस्ट हो, और प्राइस टू बुक वैल्यू केवल 1 से कम चाहिए। जहां तक करंट जो प्राइस था वो हम 10 रुपए से ज्यादा की मात्रा की नंबर की बात कर रहे थे। इस तरह की कंपनी की लिस्ट में एक पोटेंशियल कंपनी हमारे सामने निकल के आती है जो टेक्सटाइल और कॉटन से बिलोंग करती हुई नजर आती है। इनको देखा जाए तो कंपनी का जो खास करके कामकाज, जहाँ पे डेनिम को लेकर के, यार्न को लेकर कामकाज है, चाहे डिजाइनिंग थिंग को लेकर देखा जाए, फास्ट फैशन की बात कहती है, सॉल्यूशन की बात कहती है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कहती है। अब इन सब बातों को लेकर के हमें मिलना क्या है? हमें जानना है इनकी स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस को। और स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस के बारे में ये कहता है कि इनकी स्टॉक में पिछले 6 महीने के दौरान में एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है। कब से? पहले से नहीं। पहले तो डिमांड बढ़ी थी, लेकिन अभी एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं बनी है। अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास है, जिसको कहते हैं ब्रेकआउट करती हुई स्टॉक है। क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह को जानते हैं, आखिर ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में जिसकी वजह से जो एक डिमांड घटती आ रही थी मार्केट में, वो डिमांड क्या बढ़ती चालू हो रही है। जहां तक कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू से आज जो करंट मार्केट की प्राइस है वो काफी नीचे रेट में ट्रेड होती नजर आती है। बुक वैल्यू कहता है 141 का, करंट मार्केट की प्राइस कहती है 93 रुपीज। इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब दूसरा सवाल आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर कैसे करें, तो वो कहती है उससे तो काफी मार्केट उछल चुकी है, 3 गुना से ज्यादा उछल चुकी है। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी के बेस पर आप देखेंगे इनमें निवेशकों का इंटरेस्ट तो वो काफी ज्यादा है, अर्थात नियर अबाउट डबल के आसपास पहुंचने की आस पे चल रहा है। जहाँ पे अर्निंग पर शेयर कहती है कि 90 पैसे की अर्निंग करता है। पूरे के पूरे कंपनी में 1,88,00,000 के शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट की कैप 176 करोड़ फिक्स हुई। 1,88,00,000 में जो प्रमोटरों का जो कंट्रोल है इस कंपनी में वो 61% के नियरली की बात कहती है, जहां पे आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 2 से 8% की बात दिखा। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है मैनेजमेंट के द्वारा, ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है देना। अब ये सब बातें तो हम जानते हैं, हम करेंगे क्या? हम करने वाले हैं इस कंपनी का रिकंसलेशन पार्ट, और रिकंसलेशन के साथ साथ हम करेंगे रिस्क को। इसको इस कोई भी बिजनेस यदि कुछ करता है तो उनको सेल्स बेटर होना चाहिए, प्रॉफिट भी बेटर होना चाहिए, लायबिलिटी की पार्ट्स काफ़ी कम होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक्स प्लान होना चाहिए। इसीलिए हम करेंगे रिस्क एनालिसिस, तो आखिर इस बिजनेस में क्या रिस्क बनती है और बिजनेस रिस्क को क्या इम्पैक्ट करती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी 1962 में बनी थी, और 1962 में बनने के बाद सूर्या लक्ष्मी कॉटन्स लिमिटेड के नाम से इंटीग्रेटेड डेनिम एंड द यार्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल कंपनी के तौर पे कामकाज कर रही है। जहां पे अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो इसके बेसिस पे हमने ये देखा क्या इनको हिट दबाया तो नहीं गया था, क्या इसको हिट तो नहीं कर दिया करंट रेशियो के नंबर से। जहां तक हायर टू हायर की बात, तो 109 रुपए की आंकड़ा तक गई थी, जो कि लगातार उसी रेजिस्टेंस के आसपास चलने की कोशिश चल रही। डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के पीछे और उसके पीछे का क्या वजह हो सकता है हम जानने की कोशिश करें। तो कंपनी में ये देखा गया कंपनी की नेटवर्थ की पोजीशंस जो रही है, चाहे खुद का डेटा हो, स्टैंडअलोन डेटा हो, एज वेजा यदि हम कंसोलिडेट डेटा को भी देखें तो कंसोलिडेट डेटा का नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, बस जो इनकी नेटवर्थ है वो काफी कम है कंपैरिजन टू द सेल्स के आंकड़ा। इसको लेकर के जब हमने क्वार्टरली रिजल्ट की मूव किया तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था सितंबर में, उसमें इस पीरियड से यदि हम वाई वाई के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो उसमें 4% की मूवमेंट थी। यदि हम क्यू आर क्यू के बेसिस पे चेक करने की कोशिश करते हैं
एक बार इसमें गिरावट मिला था, एक बार उसमें चढ़ती हुई नजर आई। तो ये इनके सेंटिमेंट को दर्ज कर। इसमें क्या हुआ, इसमें लगातार बुल की अप ट्रेंड में इनका सेल्स पार्ट नहीं निकला। जहां तक कंपनी में बाकी पार्टों को देखा तो अच्छी खासी ग्रो और नुकसान की बात कहती है। नंबर की बात करेंगे तो नंबर कहता है इसको लेकर के जो करीब 103 करोड़ 193 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि इससे पहले भी काफी बेटर हुआ करता था। इससे बेटर हुआ है और इससे गिरती हुई नैया निकल के आई है, जबकि प्रॉफिट के जगह पे कंपनी ने लॉस बुक किया है। और लॉस बुक करने के पीछे सबसे मेन वजह है कंपनी का इंटरेस्ट की बर्डन। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ जो डेटाबेस है वो एक सटीक नहीं दर्ज करती है कि हमारे सामने क्या है, क्योंकि ये तो एक समरी डेटाबेस निकल गया ओवरऑल। और जब हम इसके पीछे जाते हैं तब हमें हकीकत पता चलता है कि इंटरेस्ट का बर्डन कैसा रहा, लोन को लेकर कैसी परेशानियां चल रही है, क्या उसका यूटिलाइजेशन कर रही है कंपनी, इसको हमने देखा। जबकि ईयरली ग्रोथ में देखा जो कंपनी 775 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंची है, उसमें से केवल 2 करोड़ की प्रॉफिट। मतलब जितने इनके पास सेल्स का आंकड़ा था उसके बेसिस पर तो प्रॉफिट नहीं के मुताबिक ही है। जबकि इनके पास यदि आप कर्ज की देखेंगे इंटरेस्ट की बर्डन ईयर ऑन ईयर बेसिस को, तो वो करीब 33 करोड़ की आंकड़ा को दर्ज कर। अर्थात आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही उसको तो ज्यादातर यही लेके चले गए, जबकि इंटरेस्ट के अलावा जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो इनको सपोर्ट नहीं दे रही थी। इसीलिए इनके बेसिस पे जब हमने नेट इनकम मार्जिन को देखा तो वो कहती कि 0%। कंपनी ओवरऑल इस बिजनेस में 0% कमाती है। क्या 0% कमाती हुई कंपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो सस्टेन कैसे करती है, और सस्टेन करते हुए क्या मार्केट के लिए कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर पा रही है? तो ये दर्ज करती है जो आपने क्यू और क्यू के बेसिस पे भले ही आपने सेल्स को बढ़ा लिया, प्रॉफिट आपने नुकसान बुक कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपने डिक्लाइन कर लिया, और नेट प्रॉफिट जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा था आपने नेगेटिव इंपैक्ट सेंटीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेन वजह क्या रहा कंपनी का? इंटरेस्ट की बढ़त। आइए रिस्क को जरा जानते हैं। कंपनी में जो रिस्क को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चाहिए था उसके बजाय कंपनी ने रिस्क को इंक्रीज कर दिया। तो रिस्क इंक्रीज कर दिया, चलिए इसको भी हमने समझा। अगली कड़ी कहती है जो क्या इनके बैलेंस शीट में जिन्होंने कंपनी ने कर्ज लिया था उस कर्ज का सिचुएशन क्या रहा। तो कर्ज को लेकर कहती है जिनके पास लगातार कर्ज बढ़ा रही है। हम अक्सर कहते हैं ना, जब कोई कंपनी की हम डेट्स टू इक्विटी रेशियो को जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये बात कहते हैं, दो तरह की बातें शामिल होता है। क्या कंपनी कर्ज ले रही है तो दो बातें, दे रही है तो दो बातें। तो इनको यदि ले रही है तो यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, पे आउट करे तो मोनिटाइजेशन कहाँ से कर रही है, उसको पे आउट कहाँ से कर रही है। ये सब सारे सवाल बन जाते हैं। क्या खर्चा पाने के लिए लिया था कंपनी। तो यहाँ पे देखा गया कि कंपनी ने जब कर्ज को बढ़ाया उससे क्या इम्पैक्ट किया। तो कहती है इन्होंने फिक्स एसेट्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, रेस्ट इनका कहाँ पे फंसा हुआ था, रेस्ट इनका देखा गया कि अदर एसेट्स में अंदर बिल्ड करती है। जबकि एक पार्ट और देखा गया, जो कंपनी जो करीब करीब 32 करोड़ की कर्ज लेती है वो अपनी एक कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेती है, जो हम एक समरी डेटा के बेसिस पे एक एडजस्टमेंट के नंबर के बेसिस पे कहते हैं। जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरी कर्ज लिया, हो सकता है इंटरेस्ट कम के रेट पे लिया हो। इसको लेकर जब हमने एक रिस्क एनालाइज किया तो समझ में आया कि कंपनी एक तो 0% कमाती है अपने बिजनेस से, और मार्केट में उधार की बात करें सेल्स के आंकड़ा से तो 20% की दर्ज करती है, और 0% कमाती हुई कंपनी पता है कितने का, 899, मतलब 900% की रिस्क पे चल रही है। अब इसमें से यदि 1-2 करोड़ भी बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गए तो हाथ में मिलेगा क्या, हाथ में मिलेगा क्या? क्योंकि इन्होंने लास्ट 12 महीने में 2 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है, और लास्ट जो इनका सितंबर तक का डेटर पड़ा था 152 करोड़ की बात।
152 करोड़ में यदि 5% भी डिक्लाइन कर गया तो फिर क्या हुआ, या डिस्काउंट मांग लिया तो क्या हुआ? तो इनकी जो प्रॉफिट बुक किया वो तो हाथ से चली गई। इसीलिए कहते हैं कि इनको भी जानना जरूरी है कि आखिर कंपनी का केवल और केवल सेल्स आंकड़ा नहीं कहती है। इस सेल्स आंकड़ा में हमने देखा कि अच्छा ये तो लगातार इनका सेल्स बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं कभी? इसको लेकर के हमने इस पॉइंट को समझने की कोशिश किया, जो केवल और केवल सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे नहीं, कुछ और इम्पैक्ट भी देखने की जरूरत पड़ती है मार्केट। जहां तक कंपनी में अगला आती है निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर के, वो दर्ज करती है कंपनी में एफआई और डीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। नियर अबाउट की बात करें तो प्रमोटर और आम पब्लिक के आसपास की होल्डिंग की सवाल है, जिसमें 10,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ नजर आता है। और उस पब्लिक होल्डिंग वाले में कुछ बड़े प्लेयर तो कहते हैं स्वदेशी ट्यूब लिमिटेड है। अब ये इनकी खुद की कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी है, तो कहते हैं इनके पास तो केवल एक ही कंपनी में होल्डिंग है। पहले 1.5% हुआ करता था, आजकल वही 1.31% की दर्ज कर। जबकि यदि आम निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो वो कहती है कि यहाँ पे जिन्होंने 2 लाख से कम की निवेश करके रखे हैं उनकी तादाद की बात कहती है करीब 20% के आसपास, और करीब करीब 20% का लिस्ट इनके पास ही है जिन्होंने 2 लाख से कम के निवेश किए थे सितंबर तक की डेटा बेच के मुताबिक। अगली बात कहती है जो क्या है इनको लेकर के परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो कहते हैं परफॉर्मेंस तो लाजवाब रहा। परफॉर्मेंस कहते हैं लाजवाब या गजब बोलिए, गजब का रहा। कभी भी मार्केट में इसको डिक्लाइन नहीं किया, और डिक्लाइन कभी नहीं किया अर्थात क्या, इससे पहले भी ऐसा सिचुएशन था डिक्लाइन करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। ये एक ट्रेंडिंग होता है प्रॉफिट बुकिंग को लेकर के। अभी क्या लगता है मार्केट में, अभी लगता है कि यहाँ पे नई निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। और भले यहाँ पे 2% टूटे, 2% चले और चलती नजर आए, इनको पीयर्स के अकॉर्डिंग कहती है कि यहाँ पे अदर कंपनी के कंपैरिजन निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा। निवेशकों का इंटरेस्ट क्यों ज्यादा रहा? क्योंकि एक तो इनका जो कर्ज का सिचुएशन था वो लगातार इनको दबाव बनाती है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर कम दिखती है और भीड़ ज्यादा दिखता है। दूसरी तरफ जो इनको पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली इनकी खुद की बात कहती है कंपनी को लेकर, तो कुछ अच्छी बातें शामिल करती है और कुछ अच्छी नहीं करती, जिसमें इसको लेकर कोई इम्पैक्ट की बात नहीं कहती है, इसको लेकर के कोई बड़ी इम्पैक्ट की बात नहीं कहती है, इसको लेकर नहीं, ये लेकर कहती है और इसको लेकर कहती है। प्रमोटर ने ऑलमोस्ट अपने होल्डिंग को क्या कर रखा है, प्लेज कर रखा है। तो ये इनको एक बड़ी डिमेरिट संकेत देती है, और यदि मार्केट में इनको लेकर के कुछ अच्छी बातें निकल के आती है सामने में, तो शायद यहाँ से कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखा गया इसको लेकर के, जो इसमें शायद नवंबर की बात करें जहाँ पे इनका जो प्लेजिंग सिचुएशन था वो 0 हो गया। यदि कंपनी ने अपनी प्लेज को हटा लिया और जो अपनी प्रोमोटर ने रखा था एसबीआई ट्रस्टी के पास, वो यदि हटा लिया तो शायद इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता। और एक लेटेस्ट अपडेट भी इसको लेकर के आया था, और वो अपडेट कहती है इसको लेकर के क्या देती है, वो कहती है एसबीआई ट्रस्टी ने अपडेट दिया था कि इनका जो इस कंपनी में प्लेजिंग का सिचुएशन था, उन्होंने अपडेट दिया कि हमारे पास जो प्लेज था वो कहती है कि 54% होल्डिंग का, वो टोटल 54% होल्डिंग थी, और इसमें से 53% की होल्डिंग को एक्विजिशंस और इसमें कहती है कि एक्वायरर ने हटा लिया। अब की कितनी पास होल्डिंग रह जाती है, इनके पास अब बच जाती है केवल 0.75 का, और रिलीज और शेयर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसके लिए अब जा करके लगता है कि मोमेंटल चेंज हो रही है, इसको इम्पैक्ट को रखते हुए ये सब चीजों को सामने हमने देखा, समझने की कोशिश किया। और मार्केट की सेंटिमेंट हमेशा एक ही बात कहती है, जब मौका मिले एक टाइम फ्रेम में तो मौका के हिसाब से एक प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, और यदि आपकी मुताबिक मार्केट ना चली तो उसको एसएल के साथ निकलना ही बेहतर होता है, क्योंकि उससे आपके पैसे सेव हो जाती है, पैसे की बचने के चांसेस बन जाती हैं। अदरवाइज पैसे, वो भी जो अपनी खुद की कमाई पैसे, वो भी हाथ से निकल जाता है, और ये हम जानने की कोशिश में लगे रहते हैं।
विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।